नमस्कार। आज थोड़ी देर हो गई है आपकी कथानटी को, और आज आपकी कथानटी लेकर आई है लक्ष्मी कन्नन की एक कहानी, सव्यसाची का चौराहा। आप लोगों ने लक्ष्मी कन्नन की पहले भी दो कहानियां सुनी हुई हैं। स्त्री घड़ी याद है ना, और परतें। लक्ष्मी कन्नन की कहानियों को पढ़कर के एक आध्यात्मिक आनंद की प्रतीति होती है। हम लोग उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां हम कई तरीके से चीजों को सोच पाते हैं, देख पाते हैं, समझ और पूछ पाते हैं। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, सव्यसाची का चौराहा, इसके लिए ये कहानी मूलतः तमिल में लिखी गई थी और इसके लिए लेखिका लक्ष्मी कन्नन को इल्लकिय चिंतनई यह पुरस्कार भी मिला था। यह तमिल लिटरेरी वर्ल्ड की साहित्यिक दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सम्मान है, यह उनको मिला था। और ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, जो मूलतः तमिल में लिखी गई है, सव्यसाची का चौराहा, इस कहानी का अनुवाद राजी रमणन ने किया है। आप इस मिजाज की दो अन्य कहानियां सुन चुके हैं मुझसे, और आज फादर्स डे भी है और अचानक ये कहानी चुनी गई। जब ये चुनी गई तब मुझे याद न था कि फादर्स डे है, और पिता पर दो कहानियां आप लोग सुन चुके हैं। एक अचला बंसल का बहरहाल धन्यवाद, और एक अली वाकर की कहानी जिद्दी। आज आप उसी विषय पर एक अन्य कहानी सुनिए। देखिए तीनों कहानियां कैसी लगती हैं, एक बार फिर से उनको जाके पीछे देखिएगा। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल याद रखिए कि आपको कथानटी सुमन केशरी यूट्यूब चैनल और डॉक्टर सुमन केशरी पेज को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी, तो ये ना भूलिएगा। और चलिए हम पढ़ते हैं बहुत ही मार्मिक कहानी, सव्यसाची का चौराहा। चाबी रख ली है ना? हाँ, छाता भी रख लीजिए, जल्दी कीजिए, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ हाँ, तुम चलो बेटी। चल अमुदा, 2 ट्यूब ट्रेन पकड़नी होंगी, फिर स्टेशन से तेरे स्कूल तक कुछ दूर पैदल भी तो जाना होगा, देर हो गई है। कहती हुई वनजा बेटी अमुदावल्ली को खींचती हुई बैग कंधे पर डाल निकल पड़ी। भला आदमी, एक दिन चाबी भूल जाता है तो दूसरे दिन अपना कोट। बूढ़े को कहीं सर्दी जुकाम हो जाए तो मुझे ही तो देखभाल करनी होगी। इस बुढ़े को साथ रख करके आफत मोल ले ली है मैंने। सीढ़ियों से उतरती वनजा की यह भुनभुनाहट वेलायुधम के कान को अच्छी तरह सुनाई पड़ी। आप लोग थोड़ा सा समझेंगे आज कहानी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर की थी कि संभवतः ऊपर वालों के घर में जो खटखट पटपट हो रहा है वो बंद हो जाए। मैंने उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन जैसा कि होता है, 20 मिनट उन्होंने कहा था और मैंने कहानी 40 मिनट की देरी कर दी। फिर भी काम तो चल ही रहा है। तो चलिए, वंजा जैसे झुंझुला रही है ना, वैसे हम नहीं झुंझुलाएंगे, हम कहानी सुनेंगे। भला आदमी, एक दिन चाबी भूल जाता है तो दूसरे दिन अपना कोट। बूढ़े को यदि सर्दी जुकाम हो जाए तो मुझे ही तो देखभाल करनी पड़ेगी। इस बुढ़े को साथ रख करके मैंने आफत मोल ले ली है। सीढ़ियों से उतरती वनजा की यह भुनभुनाहट वेलायुधम के कानों को अच्छी तरह सुनाई पड़ी। बाहर के दरवाजे को बंद कर रसोई घर में बिजली के चूल्हे पर कॉफी बनाने के लिए जब वे पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उन्होंने पूजा के बाद पैरों में चप्पल नहीं पहनी। उस दिन जरा से गीले पैरों के कारण उन्हें बिजली के चूल्हे से शौक लगा था। इस पर बहू वनजा के साथ बेटा आरुमुगम भी उन पर बरस पड़ा। आप सावधानी नहीं बरत सकते, जरा अकल से काम लिया कीजिए, कहकर आरुमुगम ने डांटा था। पैरों को तौलिए से पोंछकर वेलायुधम ने जूते मोजे पहने। इसके बाद उन्होंने स्विच जलाकर अपने लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाई। कॉफी पीकर उन्होंने ओवरकोट पहना और
बिना भूले चाबी ले ली। उन्होंने छाता लिया और बाहर निकल पड़े। बाहर से दरवाजा बंद करने पर क्लिक की आवाज हुई। हे भगवान, जान बची। हर बार जब दरवाजा ठीक से अपने आप बंद हो जाता तो मानो उनकी जान में जान आ जाती। इस लंदन महानगर में जब वे नए नए आए थे तो कई बार चाबी घर के अंदर ही रह जाने के कारण उन्हें यहाँ वहाँ चक्कर काटकर घर के बाहर ही घंटों वनजा की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। गांव में कभी यदि प्रतीक्षा की स्थिति आती भी तो बाहरी दालान का मक्खन जैसा चिकना फर्श, आहा, उस पर आराम से बैठकर समय गुजार लेते थे। इस लंदन महानगर में तो सभी ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स थे। चाबी अगर भूल जाएं तो रास्ते में खड़े रहने के अलावा और कोई चारा ही न था। आरुमुगम और वनजा आते ही उन पर बरस पड़ते। चाबी क्यों भूल जाते हैं? इस तरह बीचों बीच सड़क पर खड़े होकर हमें अपमानित करने के लिए आप भूलते रहते हैं। कैसा अपमान! दिखावे के लिए तो बड़ी बड़ी मीठी बातें बनाते हैं दोनों पति पत्नी। कैसे चालाक हैं, कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं। कभी कभार पास पड़ोस के गोरों के साथ यदि बातचीत हो तो दोनों बड़ी डींगे मारते हैं। हमारे देश में लोग अपने बूढ़े माता पिता को सिर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। यही हमारा धर्म है और कर्तव्य है। अन्य देशों में तो लोग उन्हें ओल्ड एज होम में जाकर ढकेल आते हैं। छी, कैसा अन्याय है। हम लोग तो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकते। वे गोरे भी हामी भरते हुए इंडियन कल्चर पर प्रशंसा के कुछ शब्द कहकर के चले जाते हैं। वलीअम्मा तो चैन से चली गई, मैं ही फंसकर छटपटा रहा हूँ। गांव में ही अपने बगीचे के निकट रह जाता तो कितना अच्छा होता। गांव में वलीअम्मा का भाई कुट्टन, मुझसे उम्र में बड़े बूढ़े मामा और भी तो कितने रिश्तेदार हैं। अपने परिवार में चाहे कितने भी झगड़े झंझट हों, पर गांव का सुख क्या कहीं और मिल सकता है? आरुमुगम ही पीछे पड़ा था। हमारे साथ लंदन चलिए पिताजी, आपको सब जगहों की सैर कराएंगे। यहाँ दक्षिण भारत में रखा ही क्या है, चारों ओर सूखा, गंदगी, धूल। वहां इंग्लैंड में जाकर देखिए, कैसा तो बढ़िया दूध, फल और सब्जियां मिलती हैं। इस तरह बातों में भरमा कर मुझे खींच लाया। मेरे आ जाने से इन लोगों को बड़ा आराम हो गया है। वय प्राप्त नातिन अमुदा और नाती षणमुगम की देखभाल घर में ही हो जाती है। जब तक वनजा स्कूल से लौटती है तब तक मैं बच्चों को खाना गर्म कर खिलाकर, दूध पिलाकर और कहानी सुनाकर के सुला देता हूँ। ये वनजा है ना, एक छोटे से स्कूल में प्राइमरी टीचर का काम करती है। हाँ, जितनी पढ़ाई उसने की है उसके हिसाब से उसे और क्या नौकरी मिल सकती थी भला। बस अंधों में काना राजा, वैसी ही बात है। यहाँ रहने वाले कुछ भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने मिलकर घर में ही एक नर्सरी स्कूल खोला है। वहीं पर काम करती है और नौकरी शुदा होने की डींगे मारती है। आरुमुगम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है जैसे उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी ना हो। नालायक! उसे मैंने और वलीअम्मा ने कितने चाव से पाला था। लिफ्ट से बाहर वेलायुधम सीढ़ियों से उतरे। उन्होंने छतरी नहीं खोली। बाहर तेज धूप चमक रही थी। घर के निकट के वेस्ट हेम्पस्टेड रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदकर वे जामुनी रंग द्वारा संकेतित मेट्रो रेल लाइन की उसी गाड़ी में जा बैठे जिसमें वे हमेशा बैठते थे। करीब करीब सभी ब्रिटिश यात्री समाचार पत्र पढ़ने में तल्लीन थे। बीच बीच में कुछ चेहरे दिखाई पड़ जाते थे। औरत और मर्द कांच की बेजान मूर्तों के समान निर्विकार भाव से बैठे रहते थे। केवल उनके शरीर रेल की गति के साथ कभी कभी हिल जाते। कैसे लोग हैं, कोई हलचल नहीं। कैसा नीरस बेस्वाद जीवन जी रहे हैं। रोज की इस ट्यूब रेल की यात्रा ने मानो उनके चेहरे के सारे खून को सोख लिया है। वेलायुधम खिड़की में से स्टेशनों के नाम देखते रहे। बेकर स्ट्रीट स्टेशन पे वे उतर पड़े। दीवार तथा अन्य जगहों पर अलग अलग रंगों से खिंची धारियों को देखते हुए
वे प्लेटफॉर्म की ओर आराम से चल पड़े। 2 मिनट में बेकर ब्लू लाइन आ गई। उस पर चढ़कर वेलायुधम एम्बार्कमेंट स्टेशन पर उतर पड़े। उन्हें ठंड सी महसूस हुई। एक छोटी सी दुकान पर उन्होंने कॉफी पी। पानी को उबाल उबाल कर सारा जायका ही नष्ट कर दिया है। वली अम्मा कैसी कॉफी बनाती थी। हा 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 हा। रूई के समान नर्म इडली के साथ डिकॉक्शन के गिरते ही उसमें ताजा उबला दूध मिलाकर कॉफी बनाकर उसे देती। पीते ही जान आ जाती। सारे शरीर में सन सन कर गर्माहट दौड़ जाती और शरीर ताजगी से भर जाता। हा हा हा। इस कागज के गिलास की कॉफी को आधा पीकर ही उन्होंने कचरे के ढेर में फेंक दिया। ट्यूब रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे बाहर आए। सेंट जेम्स पार्क की ओर बढ़ गए। ऑफिस का दिन होने के कारण रास्तों पर अधिक भीड़भाड़ न थी। कुछ पैदल चलने वाले इधर उधर घूम रहे थे। कोई भी मेरी ओर ध्यान नहीं देता। शरीर में प्राण होने के बावजूद मैं लाश के समान चल रहा हूं। अगर कोई मुझे न देखे तो भी ठीक ही है। मेरे काले रंग को उनकी निगाहें बेधती हैं। मैं केवल अपने लिए बस अपने लिए एक सत्य हूं। यह मेरी अपनी काली त्वचा ही एक सत्य है। धूप, ठंड और ओस का अनुभव करने वाली वनजा के कड़वे बोल और उसकी हाँ में हाँ मिलाते आरुमुगम के कठोर वचनों की पीड़ा को सहन करने वाली यह त्वचा ही एकमात्र सच है। काली काली त्वचा। देखो, पैरों में दर्द होने लगा। सेंट जेम्स पार्क का रास्ता और लंबा प्रतीत होने लगा। अरे, क्या मैं बहुत तड़के निकल पड़ा? ठीक नहीं किया। एम्बार्कमेंट के बाद वो हरी पट्टी वाली जो डिस्ट्रिक्ट बस जाती है उसे पकड़ लेता तो सीधा मुझे सेंट जेम्स पार्क छोड़ देती। अरे, जाने क्यों मैं ऐसी मूर्खता कर ही बैठता। सेंट जेम्स पार्क में अधिक चहल पहल न थी। चारों तरफ का वातावरण शांत था। पेड़ के नीचे एक बेंच पर वेलायुधम बैठ गए। सामने एक छोटा सा तालाब था जिसमें कुछ बत्तखें तैरते हुए अपने सिर को पानी में डुबाती और फिर बाहर निकालकर पानी झटक देती। कुछ बच्चे उनकी इस जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। माएं पिकनिक की टोकरी भर खाने की चीजें लेकर आई थी। घास पर कपड़ा बिछाकर वे डबल रोटी, संतरा, सेब, दूध, चॉकलेट और न जाने क्या क्या खा रहे थे। कुछ ने कचरा वहीं छोड़ दिया। वाह, क्या बात है। कहने को तो सिर्फ इंडिया में ही लोग इस तरह काम करते हैं, पर ये अंग्रेज भी कुछ कम नहीं। वेलायुधम आश्चर्य से भर उठे। रास्ते में टूरिस्ट कंधों पर कैमरा लटकाए घूम रहे थे। पास के बेंच पर एक अंग्रेज कुछ खाता हुआ बड़े ध्यान से पेपर पढ़ रहा था। गर्म धूप एक सुख दे रही थी। घर की अपेक्षा इस खुली जगह में कितना सुकून है। पर यहाँ आने के लिए रोज ट्यूब ट्रेन जो पकड़नी पड़ती है, आने जाने में 2 पाउंड खर्च हो जाते हैं। क्यों ये फजूल खर्ची? कम से कम तुम तो उनसे कह सकते हो। वनजा कहती है, क्या कौन रोज 2 पाउंड खर्चता है? आरुमुगम पूछता है। और कौन? तुम्हारे पिताजी। अरे, थोड़ी हवा खोरी के लिए जाते हैं। यहाँ अकेले घर की 4 दीवारी में बैठकर अरे कैद हो जाते हैं। मुझे भी दफ्तर से घर लौटने में 7 तो बज ही जाते हैं। सुनो जी, यह खर्चा हमारे बस का नहीं है, कह देती हूँ। लंदन की महंगाई याद रहे। इस घर का किराया ही हम सबको निकल लेता है। उस पर तुम्हारे पिताजी बाहर बैठक में बैठे दिन भर ऊँघते रहते हैं। कभी कभार यदि मेरी फ्रेंड्स आ जाएं तो उन्हें बैठने की जगह तक नहीं होती। वनजा, तुम्हें तो इस 2 कमरे वाले फ्लैट में रहने की जिद की थी। बच्चों के लिए एक सोने का कमरा, हम दोनों के लिए दूसरा, और पिताजी को बैठक में सुलाने का इंतजाम किया। और अब न जाने क्या क्या। खैर, अब क्या किसी 3 कमरों के फ्लैट में चले?
क्या? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? मैं तो कह रही हूं कि इसी का खर्च नहीं उठाया जाता। अब रोज तुम्हारे पिताजी ट्यूब रेल में जाकर 2 पाउंड खर्च करते हैं। उसके बारे में आप उनसे कुछ कहेंगे या मैं ही कुछ कह दूं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं ही कह दूंगा। आज ही कह देता हूं। चाहे तो हफ्ते में 2-3 बार बाहर जाएं, ऐसा कह देता हूं। ठीक है ना? कहकर वंजा ने मुंह बनाया। उसकी तरफदारी कहते हुए डरते सहमते आरुमुगम ने अपने पिता से बात चलाई। उसके होठों से निकले शब्द वेलायुधम के कानों में नहीं पड़े। वे उस क्षण एक बहरे के समान खड़े थे। केवल उनकी आंखों में चोर के समान उसके मुख से केवल उनकी आंखों ने चोर के समान उसके मुख से निकले शब्दों को पी लिया। अप्पा, अप्पा। छोटा बालक वेलायुधम की कमीज का छोर पकड़कर खींच रहा था। हाँ, क्या है? क्या है बेटा? अप्पा, वो। अरे बोल, क्या चाहिए तुझे? इतना काहे को डरता है? छोटा बच्चा सिर झुकाए खड़ा रहा। घुटनों के बल होकर वेलायुधम उस छोटे बच्चे के कद तक पहुंच गए। उसकी आंखों में झांक कर कहा, क्या है? क्या है? बोल बोल। बड़े ही संकोच से बच्चे ने आइसक्रीम वाले की तरफ उंगली उठाई। बस, प्यार से कहकर उन्होंने तुरंत आइसक्रीम ले दी। आइसक्रीम खाते आरुमुगम को देखकर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, और एक खाएगा? छोटा बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। झट से उन्होंने एक और आइसक्रीम ला दी। वह खाने के बाद उस छोटे बच्चे ने पूछा, अप्पा, उस दुकान में हर गुलाबी सफेद रंग की वो केक कैसी होती है? वेलायुधम ने एक केक का टुकड़ा खरीद लिया। एक केक 3 रुपए का था। तांबरम पहुंचने के लिए बस के पैसे न बचे। पैदल ही घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद पूछा, बेटा, पैर दुखता है? दुख रहा है पैर? दुखने लगा? छोटा बच्चा सिर झुकाए खड़ा रहा। वे फिर घुटनों के बल झुककर नीचे हुए और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आरुमुगम, पैर में दर्द हो रहा है बेटा? छोटे बच्चे ने ना में सिर हिलाया। उन्होंने उसे उसी समय बाहों में भरकर अपने कंधों पर बिठाया। अपने मजबूत कंधों के बीच उस छोटे से बच्चे की पतली टांगों को लटकाए फूल की टोकरी के समान उसे उठाकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उसे उतारा और फिर प्यार से उसकी ठुड्डी पकड़ के बोले, जो चाहे बिना डरे मन खोलकर हमसे कह दिया करो। हम तुम्हारे पापा हैं, अप्पा, अप्पा है तुम्हारे। उन्होंने उसके गाल थपथपाए। उस छोटे बच्चे ने अपनी नन्ही बाहों से उनकी गर्दन को कस के पकड़ लिया। अब भी आरुमुगम सहमा डरा सा खड़ा है। अपने पिता की आंखों में झांकने से कतराता है। आज वही आरुमुगम वनजा के साथ उसके पीछे खड़ा हो कुत्ते के समान भौंकता है। माफ कीजिए, आपने कुछ कहा? पास के बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ रहे उस अंग्रेज ने अंग्रेजी में का पूछा। क्या? नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अंग्रेजी में ही वेलायुधम ने उत्तर दिया। साहब, आप मुझे साहब क्यों बुलाते हैं? खैर छोड़िए, मैं कुछ देर से आपको देख रहा हूँ। आप लगातार कुछ बोले जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद आपकी आंखें ठीक नहीं, इसलिए मेरी तरफ बिना नजर घुमाए मुझसे बातें कर रहे हैं। अखबार मोड़ते हुए अंग्रेजी ने कहा। वेलायुधम का चेहरा लाल हो गया। वे शर्म से गड़ गए। नहीं नहीं, मुझे ठीक से दिखाई देता है, मैंने कुछ नहीं कहा। वे बोले, अगर ऐसा है तो ठीक है। मैंने सोचा आपको कुछ मदद चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, कहकर मुस्कुराते ही
वह अंग्रेज वहां से उठा। उनकी तरफ एक क्षण देखकर वेलायुधम ने अपने आप को कोसा। छी छी, कितने शर्म की बात है, एक नई जगह पर आकर पार्क में बैठकर मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, और वह भी यह कि आज वही आरुमुगम बंजा के साथ उसके पीछे खड़ा हो कुत्ते सा भौंकता है। गलत गलत, कैसा पागलपन है। इसका कारण ही है कि मैं एक जगह बैठा हूं, अब थोड़ा चलता हूं। सोचकर वे बेंच छोड़कर उठ खड़े हुए। गला सूख रहा था। वहीं एक छोटी सी दुकान पर उन्होंने चाय खरीद करके पी। उनके बाईं ओर के हॉर्सेस कोट रोड नाम की सड़क पर यातायात नियमित रूप से चल रहा था। बिना रुके वेलायुधम स्पर्ट रोड नाम से जाने वाली सड़क की ओर मुड़े। उनके पैरों में दर्द होने लगा। वहां भी पार्क में कई बेंचें खाली पड़ी थी। स्पर्ट रोड देखते ही वे एक बेंच पर बैठ गए। कई टूरिस्ट रानी एलिजाबेथ के बकिंघम महल को देखने जा रहे थे। वेलायुधम ने घड़ी देखी। 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे। 15 मिनट के अंदर बकिंघम महल में चेंजिंग ऑफ गार्ड नाम से जाना जाने वाला पहरेदारों के बदलने का कार्यक्रम बैंड बाजे के साथ शुरू हो जाएगा। चेंज ऑफ गार्ड, यही देखने के लिए लोग सड़कों पर बेतहाशा भाग रहे थे। जब वे लंदन आए थे नए, तब आरुमुगम ने उन्हें यह महल दिखलाया था। उस राज वैभव को देखकर उनकी आंखें पुलकित हो गई थीं। बेंच पर बैठकर वेलायुधम ने होले से अपनी आंखें मींच ली। उनके कानों में संगीत सुनाई पड़ा, पर यह उस महल के बैंड बाजों का संगीत नहीं। वह तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। उनके कानों में कोई और मधुर संगीत सुनाई पड़ा, बड़े वायलिन के समान दिखने वाले चेलो का संगीत। ट्राफल्गर स्क्वायर नाम के चौराहे पर चबूतरे पर कोई अपने दोनों घुटनों के बीच एक बड़ा सा चेलो खड़ा कर उसके तारों को छेड़कर एक मधुर गीत गा रहा था। उसके सामने बिछे हुए कपड़े पर बहुत लोग चिल्लर डाल रहे थे। धीरे धीरे पैसों का ढेर हो गया। मधुर संगीत के स्वरों से वह स्थान गूंज उठा। उसकी उस कला को वेलायुधम आश्चर्यचकित हो देखते रह गए। उस वृत्त के चेलो का संगीत अभी तक उनका पीछा कर रहा था। स्वर अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। वह बूढ़ा आदमी ही क्या सड़कों के चौराहों पर अलग अलग रूपों में अलग अलग वाद्य बजाता है, या फिर मैंने उसी के समान किसी और को वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पास देखा था, रविवार के दिन, कभी कभी शनिवार को भी, वेस्टमिंस्टर एबी के बाद के कुछ गलियारों में। वाह! एक आदमी एक त्रिकोणाकार वाद्य यंत्रों के तारों को गज से खींचकर हृदय स्पर्शी संगीत उत्पन्न करता था। वह वाद्य दिखने में तो रूस के वेलिलिका के समान था, पर उसके दाईं ओर एक विचित्र प्रकार की पकड़ थी। उसे ही दाएं हाथ से लगातार घुमाते हुए बाएं हाथ से तारों को गज से खींचता था। थके मांदे टूरिस्टों में उसका संगीत एक नई स्फूर्ति भर देता। उसका संगीत हवा में तैरकर पनीले बादलों के समान सब पर छा जाता था। वह भी बूढ़ा है, लेकिन बजाने में कितना निपुण, शायद अपनी उम्र के अनुभवों के कारण। वेलायुधम ने अपनी आंखें पोंछ ली और नजर बचाकर इधर उधर देखकर और यह सोचकर कहीं वे बड़बड़ाने न लग जाए, अपना मुंह बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। आधे घंटे में वापस लौटना है। इस हफ्ते किसी भी हालत में ईस्ट हेमिल में स्थित कार्तिकेय के मंदिर में जाना ही होगा। मंदिर गए एक अरसा हो गया। जब भी वे उस मंदिर में जाते हैं, मन में कहीं एक रिक्तता का अनुभव होता है। बस केवल कार्तिकेय के दर्शन कर लौटना ही काफी है क्या?
कंधों पर कावड़ी रखे कोलतार की तपती सड़कों पर फफूले पड़े पैरों के तलवे लेकर मीलों चलने की आवश्यकता नहीं। गांव में कांवड़ी को कड़े कंधे पर उठाकर वेलधारी मुर्गन की जय जयकार करते हुए मीलों कतार में चलते थे। हर व्यक्ति अपनी कांवड़ी में अपने ही लक्ष्य और अपने ही मोहपाश बांधे रहता था। कानों में गीत गूंजने लगा, कई प्रकार के स्वर, हारमोनिका के स्वर, सिंथेसाइजर की गंभीर ध्वनि, ड्रम की थाप, बांसुरी की सुरीली तान, बीच बीच में स्कॉटिश पाइप का गूंजता नाद। उनके कानों में ही नहीं, उनकी बंद आंखों में भी वह मानो चित्र जैसा अंकित हो गया। वह आदमी अपने को अलग अलग भागों में बांटकर संगीत छेड़ता है या फिर अनेक कौशल अपने में समेटे कोई अपूर्व मानव है? वह कौन है? वह उन विभिन्न यंत्रों को बजाने वाला क्या कोई महान साधक है? पिकाडिली के पास वह एक चौराहे पर रहता है, मतलब पिकाडिली के पास जो ग्रीन पार्क है ना, उसी के पास वाले कोने का चौराहा। वहीं से गूंजते हैं मधुर स्वर। केवल स्वर ही नहीं, आंखों में समा जाने वाला दृश्य भी वही है। उस दिन करीब जाकर देखने पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी वहां, जिनमें बच्चों का जमघट कोलाहल मचा रहा था। हारमोनिका के संगीत के साथ छोटे छोटे पक्षी पंख फड़फड़ाते थे। सिंथेसाइजर की धुन पर छोटे छोटे बतख मुंह खोलकर बंद कर लेते। बांसुरी की तानों अनेक देवी देवता और आंखों को चुंधियाने वाले चित्र बड़ी ही सुंदरता से घूमते हुए नजर आते। फिर कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, भालू का बच्चा और मिक्की नाम का चूहा, सब बांसुरी और हारमोनिका के स्वर में दौड़ते खेलते ताली बजाते। एक अद्भुत समा बन जाता। बच्चे, वयस्क, राह चलने वाले सभी को यह संगीत मानो बांध लेता था। चौराहे पर वेलायुधम की आंखें बड़ी बेचैनी से उस साधक को खोजने लगी। हारमोनिका बजाता वह आदमी, ड्रम पर थाप देता वह आदमी, स्कॉटिश पाइप पर मधुर स्वर छेड़ता वह आदमी नसों के फूलने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। लगता था मानो नसें अभी फूट पड़ेंगी, पर वह लगातार उन वाद्यों को बजा रहा था। उसके क्लैरिनेट बजाने पर बतखें मुंह खोलने तैरने लगती। हारमोनिका के साथ ही वह पैरों से ड्रम भी बजा रहा था। ड्रम के छोर पर बंधी रस्सी के ऊपर नीचे होने के साथ रंग बिरंगी तस्वीरें उछलती कूदती शोर मचाती। वेलायुधम की दृष्टि उस थके सूजे चेहरे पर पड़ी। उस दिन खेल के समाप्त होने पर उन्होंने सकुचाहट फूलकर उससे प्रश्न किया था, आप इतना अच्छा गाते हैं, इसके साथ क्या केवल एक ही वाद्य बजाना काफी नहीं? उन्होंने पूछा। केवल एक ही वाद्य बजाकर गाऊं तो ना इतनी भीड़ इकट्ठी होगी और ना ही इतनी आमदनी, उसने उत्तर दिया। पर इसके लिए आप इतना कष्ट झेलकर एक साथ इतने वाद्य बजाते हैं, आपका गला थक जाता होगा, उंगलियों में दर्द होने लगता होगा। क्या आपको पैसों की इतनी आवश्यकता है? क्या करूं, इस लंदन महानगर में पूरा नहीं पड़ता। मैं ठहरा एक अकेली जान,
मेरा ऐसा कोई नहीं जो मुझ पर एक पेनी भी खर्च करे। मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए हैं, कभी भूल कर भी मेरी खोज खबर नहीं लेते। लंदन महंगा शहर है, इसलिए मेहनत करके कमाना पड़ता है। उन खिलौनों को पोंछकर पेटी में रखते हुए वह बोला। उसके चेहरे की थकावट मानो उसे और वृद्ध बना रही थी। हारमोनिका, बांसुरी, बैकपाइप, सिंथेसाइजर, ड्रम और न जाने कितने छोटे बड़े वाद्य पेटी में रखे गए। अभी कुछ देर पहले, शायद आधे घंटे पहले, इसने सबको संगीत से मंत्र मुक्त कर दिया था। तुम वास्तव में सव्यसाची हो, अर्जुन के अनेक नामों में से एक अर्जुन की तरह सव्यसाची। दोनों हाथों से सभी शस्त्रों का बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग करने वाला अर्जुन। कैसा अद्भुत निपुण था वह। हाथ तो केवल दो हैं। कठिन साधना को सहज ढंग से करने वाला अपराजेय वीर। उसी तरह यह बूढ़ा भी, यह अंग्रेज सव्यसाची ही है, सचमुच में सव्यसाची। कुरुक्षेत्र में बड़े ही थके मन से, बड़े ही परिताप तथा दुख से अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, क्या अपने सगे संबंधियों को बिना दया माया के मारना होगा? सचमुच उन्हें मारना होगा। सव्यसाची कहे जाने वाले उस अर्जुन का तर्क था यह। उस उत्तम वीर को देखकर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मारने वाले तुम स्वयं ही अदृश्य हो जाओगे। पार्थ, तुम कितनों को मार सकते हो? कहो। शरीर कहलाए जाने वाले इस वस्त्र को ही मिटा सकते हो ना? तुम अपने दोनों हाथों का अद्भुत प्रयोग करने वाले हो सव्यसाची। फिर अपने सगे संबंधियों के लिए कैसा शोक? कहो। कुरुक्षेत्र के उस गहन अंधकार में बिजली सा कौंधा था भगवान का संदेश। यह काली देह, इसमें बेधती है उनकी आंखें। बिजली की कौंध ने संगीत में निपुण उस अंग्रेज को नहला दिया। वेलायुधन भी मानो उस कांति में नहा उठे। जीवन से जूझते, झुर्रियों से भरे उस अंग्रेज के चेहरे को वेलायुधन ने देखा। आओ आओ उतार फेंके इस पुराने चोले को। आओ आओ उतार फेंके इस पुराने चोले को, कहकर वे बुदबुदाए। इसे छोड़कर फिर हवा के साथ एक हो जाएं। आओ 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 मेरे पास, आओ उतार फेंके इस पुराने चोले को और हवा में एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। आओ।